This call is now being recorded. सरस्वत्याः समर्चनानन्तरं वैदिकं मङ्गलम् अनुष्ठातुं निवेद्यन्ते आचार्यद्वयं ते अनन्तमहाशयाः एवं च आराधनं विष्णुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सृष्टुवास्तनूभिः यशेव देवं वैदानिदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वैदिक मंगलाचरणानन्तरं पौराणिकमपि मङ्गलं भवतु इति
अस्मदीया काचित् परंपरा तामेव परंपरामनुसृत्य वैदिक पौराणिकं मंगलाचरणं प्रस्तुतुं निवेद्यन्ते आचार्याः रामचंद्र शर्मा महाराज। कालमलौकिकाद्भुतमयम् मायावशात् संहरन् हारमपीन्द्रजालमिव यः कुर्वन् जगद्क्रीडति तं देवं निर्वग्रहस्फुरदभिध्यानानुभावं भवम् विश्वासैकभुवं शिवं प्रतिनमन् भूयासमन्तेष्वपि यं ब्रह्म वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव इति श्रुतिः आदिशति। श्रुति परंपरामनुसृत्य वरिष्ठानां सम्माननं स्यात्। अतः आचार्याः दीक्षितवर्याः निवेद्यन्ते कुलगुरूणां सम्माननार्थम्। पुनरपि एकवारं निवेद्यन्ते ते आचार्याः अस्माकम् अतिथीनां सच्चिदानन्द मिश्र महाशयानां प्रवचनम्। विभागीय आचार्याः प्रोफेसर विष्णुपद महापात्र महोदयाः निवेद्यन्ते वरिष्ठाचार्याणां दीक्षितवर्याणां सम्माननं कुर्वन्तु। अतः परम उपस्थितानां सर्वेषां
संस्थाः सन्ति तेषां सर्वेषां कृते वाक्पुष्पैः अभिवन्दनार्थं स्वागत भाषणार्थं च निवेद्यन्ते वरिष्ठाः आचार्याः दीक्षितवर्याः। संयुजा कृते तु मल्यार्थं विदास्यन्ति अस्माकम् आचार्याः रामचन्द्रस्य आचार्य वरिष्ठा आचार्याणाम् अस्माकम् अग्रजः श्रेयः परमवासः सभी माला माल हो गए। इदानीं दीक्षितवर्याः निवेद्यन्ते। मौन भी एक भाषा हमने कहा मौन भी एक भाषा होती है। बड़ी ताकत होती है, बड़ी ताकत ज्यादा प्रभावी होती है। वैदिकाः सुन्दरनारायण झा महाशयाः उपस्थिताः छात्राः अग्रे सरन्तु। इदानीं दीक्षितवर्याः निवेद्यन्ते स्वागत भाषणार्थम्। आप भी आ जाइए ऐसे। पंगुम लंघयते गिरिम और इधर और इधर आ जाइए। ये लगेगा मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सुधारस सहोदरा सरसभावपूर्णान्तरा जयत्यमर भारती भुवनमोदमातन्वती जयत्यपि गजाननो विविध विघ्न विद्रावणो जयत्यपि च शङ्करः सकलमङ्गलस्याकर। मान्याः अस्माकं सर्वेषां प्रेरकाः अस्याः कार्यशालायाः यः शुभारम्भः अद्य भवति तस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षः कुलगुरवः पाठकमहोदयाः अस्माकं मित्रवर्याः सहजतया सर्वदा अस्माकं विश्वविद्यालये सुलभाः विशेषतः न्यायविभागे तु एतेषां पूर्णः अधिकारः अस्ति। यदा यदा इमे स्मर्यन्ते तदा सहजतया इमे समुपस्थिताः भवन्ति। एतादृशाः
सुलभाः सारस्वतातिथयः भारतीय दार्शनिकानुसंधान परिषदः सदस्य सचिवाः यशस्विनः आचार्याः सच्चिदानंद मिश्र महाशयाः मीमांसा विभागस्य विशिष्टाद्वैत वेदान्तस्य अध्यक्षाः प्रसिद्धाः आचार्याः अस्माकं विभागीयाः अहर्निशम् अध्ययनाध्यापने निरताः आचार्याः रामचंद्र शर्मा महोदयाः विष्णुपद महापात्र महोदयाः महाशयाः योग पीठस्य अस्मिन् विश्वविद्यालये संस्थापकाः आचार्याः महेश प्रसाद चिरोडी वर्याः अनेकांत जैन महाशयाः समुपस्थिताः अन्ये तत्तच्छास्त्र निष्णाताः अनुसन्धातारः छात्राः सभ्याश्च महतः प्रमोदस्य अयम् अवसरः यदद्य नव्यन्याय भाषा प्रदीपनार्थं नव्यन्याय भाषा प्रदीप नामकस्य ग्रन्थस्य स्वाध्यायं पुरस्कृत्य कार्यशाला प्रवर्तते। दशदिवसव्यापिनी इयं कार्यशाला अद्य शुभारंभ दिवसः विद्यते। प्रायः पञ्चपञ्चाशदधिकाः अत्र ऑनलाइन माध्यमेन सम्बद्धाः प्रतिभागिनः सन्ति। यदा मया दृष्टमासीत् तदा एतेषां संख्या तथैव आसीत्। इदानीमपि 95 संख्याकाः सन्ति। तर्हि प्रायः संख्या वर्धमाना विद्यते। 59 संख्याकाः सन्ति। सप्त तत्र योजनं विधेयं तर्हि 61 भविष्यन्ति। तर्हि अयमपि शुभः सङ्केतः विद्यते यत् प्रतिभागिनां कीदृशः उत्साहः। प्रायः जनाः आगच्छन्ति ततः विरताः भवन्ति, परं सततं इयं संख्या प्रवर्धमाना दृश्यते। एतावता एतत् प्रतिभाति यत् कथं नव्यन्याय भाषामधिकृत्य नव्यन्याय भाषा विज्ञान माध्यमेन नव्यन्याय शास्त्रे प्रतिपादितानां तत्त्वानाम् अधिकृत्य तत्त्वानां प्रति ज्ञानोत्सुकता विद्यते, जिज्ञासा विद्यते अस्माकं छात्रेषु। वस्तुतः तत् प्रोक्तमस्ति यत् न्यायशास्त्रम् आपाततः प्रतिभाति अत्यन्तं कठिनं, परम् अन्तः तावत् अत्यन्तं सरलं भवति। काठिन्यं यत् एतत् भवति तत् मन्ये भाषां अवच्छेदकावच्छिन्नादि पारिभाषिक शब्द घटितां भाषाम् अधिकृत्य भवति। यदि सा भाषा सहजतया तत्र करगता भवति, आत्मसात् भवति, तर्हि तत्र अन्तः प्रवेशे सति किमपि काठिन्यं नास्ति। अतः एतत् अत्यन्तं रमणीयं विद्यते कार्यं यत् तस्याः भाषायाः यत् विज्ञानम् अस्ति, भाषायाः अवगमनार्थं यत् उत्कृष्टं साधनं सुलभम् अस्ति, तदधिकृत्य यत् स्वाध्याय कार्यशाला प्रवर्तते। अस्माकं ये नैयायिकाः भवन्ति ते प्रायः कृष्णभक्ताः भवन्ति। अतः च एतत् सौभाग्यम् अस्ति यत् आचार्याः मुरली मनोहर पाठक महोदयाः अपि कृष्णनामानः विद्यन्ते। अतः एतेषां यः सम्बन्धः नव्यान्यायेन अस्ति सः सम्बन्धः अप्रतिमः विद्यते। अथ तद्वशादेव एतेषां योगदानम्, एतेषां स्नेहः एवं विधेषु कार्यक्रमेषु अहमहमिकया अस्माभिः दृश्यते। यतः प्रभृति इमे अत्र विश्वविद्यालये समागताः सन्ति, ततः प्रभृति एवं विधानाम् उत्सवानां तावत् आधिक्यं बाहुल्यम् अस्माभिः अनुभूयते। उक्तं च विद्यते नित्योत्सवैर्मन्दिरं
मन्दिरस्य संस्थानस्य शोभा नित्योत्सवेनैव भवति। अथ च एवं विधानां शास्त्रीयाणां तत्र उत्सवानाम् अत्र विद्यते बाहुल्यं। प्रतिविभागम् एवं विधानां कार्यक्रमाणाम् आयोजनं भवति। अतः ये अस्माकं कुलगुरवः सन्ति तेषां स्वागतं हार्दिकम् अभिनन्दनं प्रीतिप्रमुखवचनैः अस्माभिः क्रियते। न केवलं लक्षणम् अस्माकं न्यायशास्त्रे लक्ष्याणां क्रियते, पदार्थानां क्रियते। कालिदासप्रमुखैः कविभिः अपि लक्षणं कृतम्। मेघस्य किं लक्षणं? सन्निपातो हि मेघः इति प्रोक्तं। धूमज्योतिश्चलितमरुतां सन्निपातः। मन्ये कदाचित् मेघस्य तत् लक्षणमेव अस्ति। स्वागतं किं भवति? तर्हि तत्र प्रीतिप्रमुखवचनं स्वागतं। तर्हि एवं विधानि बहूनि वाक्यानि विभिन्नेषु शास्त्रेषु प्राप्यन्ते। यद्वशात् एतत् सिद्धं भवति यत् कथं लक्षणम् उपयोगी भवति अन्येषु साहित्यसदृशेषु सरलेषु शास्त्रेषु अपि। अतः तस्य ज्ञानार्थं कथं नव्यन्यायशास्त्रस्य महती आवश्यकता भवति। एतदपि सौभाग्यं विद्यते यत् नव्यन्यायविभागीया इयं या कार्यशाला विद्यते तत्र सारस्वतातिथिरूपेण समुपस्थिताः तत्र भारतीय दार्शनिकानुसन्धानपरिषदः सदस्यसचिवाः मित्रवर्याः समुपस्थिताः सन्ति। एतेषामपि नव्यन्यायशास्त्रेण तत्र सहजः सम्बन्धः विद्यते। काश्याम् अस्माकं सर्वेषां विभागीयानां ये गुरवः सन्ति आचार्याः पद्मविभूषण विभूषिताः वशिष्ठ त्रिपाठी गुरवः तेषाम् इमेपि शिष्याः सन्ति। वयं सर्वे तेषामेव शिष्याः स्मः। तर्हि एक गुरुकुलसम्बद्धता अपि कश्चन सम्बन्धः विद्यते यद्वशात् वयं सर्वे एकत्रिताः भवामः। अतः सहजतया इमे तावत् एवं विधेषु शास्त्रीयेषु कार्यक्रमेषु सुलभाः भवन्ति। न केवलम् एतदेव वैशिष्ट्यं विद्यते एतेषां यतः प्रभृति एभिः साचिद्यं गृहीतं भारतीय दार्शनिकानुसन्धानपरिषदः ततः प्रभृति नव्यन्यायादि गूढं शास्त्रं पुरस्कृत्य बह्व्यः कार्यशालाः दार्शनिकानुसन्धानपरिषद पक्षतः अपि तत्र तत्र देशस्य विभिन्नेषु कोणेषु आयोज्यन्ते। येन तत्र न केवलं नव्यन्यायशास्त्रस्य अन्येषां दर्शनानामपि प्रचारः प्रसारः पर्याप्तं भवति। अतः नूनं इमे तावत् स्तुत्याः सन्ति। इमे अस्माकं मध्ये विराजमानाः विद्यन्ते इति गौरवास्पदम्। एतेषामपि अहं हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतं व्याहरामि। ये तत्तद्विभागाध्यक्षाः समुपस्थिताः सन्ति तेषां यत् शास्त्रमस्ति तत्र शास्त्रे विद्यते नव्यन्यायशास्त्रस्य नव्यन्यायभाषायाः उपयोगिता इति तेषाम् उपस्थित्या अपि तत्र सुस्पष्टं भवति। अतः विशिष्टाद्वैतवेदान्तस्य मीमांसायाः जैनदर्शनस्य सामान्यतया एतत् अनुभूयते यत् जैनदर्शने नव्यन्यायस्य किं स्थानं। परं हरिभद्रसूरिसदृशाः विद्वांसः शास्त्रवार्ता समुच्चय सदृशं ग्रन्थजातं लिखितवन्तः यत्र नव्यन्यायस्य प्रतिपङ्क्ति अस्माभिः प्रतिच्छाया दृश्यते। गङ्गेशोपाध्यायस्य यत्किमपि प्रतिपाद्यम् अस्ति चिन्तामणौ तादृशमेव प्रतिपाद्यं तेषां पङ्क्तौ अपि अस्माभिः अनुभूयते। तावता एवं भवति यत् कदाचित् इमे गङ्गेशोपाध्यायस्य अनुयायिनः भवेयुः। अतः विपरीतोऽपि वक्तुं शक्यते परम् अस्माभिस्तु एवमेव तत्र विचार्यते। तर्हि तत्रापि नव्यन्यायस्य विद्यते विशिष्टः सम्बन्धः। अथ च किमपि शास्त्रं भवतु तस्य शास्त्रस्य यत् वैशिष्ट्यमस्ति तस्य वैशिष्ट्यस्य उद्घाटनं तावत् नव्यन्यायज्ञानं विना न भवति। अथ च एतत् मया नोच्यते नापि केनापि अन्येन नव्यन्यायविदुषा प्रोच्यते।
महान यः राजनीतिज्ञः अस्ति प्रसिद्धः चाणक्यः। सः वदति कौटिल्ये अर्थशास्त्रे विद्योद्देशप्रकरणे प्रदीपस्तर्वविद्यानाम् उपायस्तर्वकर्मणाम् आश्रयः सर्वधर्माणां स्वीयमान्वीक्षिकीमतः। तर्हि यत्र यत्र शास्त्रे परिष्कारः अस्माभिः दृश्यते, व्याकरणं भवतु, जैनदर्शनं भवतु, मीमांसा भवतु, किमपि शास्त्रं भवतु, तत्र परिष्कार पृष्ठभूमौ कदाचित् नव्यन्यायशास्त्रं प्रतीकभूतं विद्यते। अतः अस्य शास्त्रस्य भाषा यदि तेषु शास्त्रेषु प्रसृता न भवति, तस्याः भाषायाः ज्ञानं न भवति, तर्हि तत्र तत्र शास्त्रेषु यत्किमपि प्रतिपादितं विद्यते, यत्किमपि तेषां शास्त्राणां प्रतिपाद्यमस्ति, तत् कदाचित् प्रकाशितं नैव स्यात्, अप्रकाशितमेव तिष्ठेत्। अतः ये केऽपि अत्र समुपस्थिताः अस्माकं सञ्जातारः, तिवारीवर्याः, अन्येपि छात्राः सभ्याश्च, तेषां सर्वेषां यथा तत्र संख्या प्रवर्धमाना दृश्यते, तथैव अस्माकम् आचार्याणामपि तत्र अनुक्षणं संख्या प्रवर्धमाना अस्ति। दायित्वमस्ति स्वागतस्य, अभिनन्दनस्य। पश्यामि यथाक्रमं ये आगच्छन्ति वेदपुरुषाः सन्ति, सर्वे सन्ति, तेषां सर्वेषाम् अथ च ये अनुपस्थिताः सन्ति। एतत् सौभाग्यमस्ति यत् अस्माकम् अस्यां सदसि अशोककुमार नामधेयाः प्रख्याताः विद्वांसः कुलपतयः कदापि आगन्तुं प्रभवन्ति। वस्तुतः ते विशिष्टातिथयः अस्माकं सन्ति, तेषाम् अस्माकं विशिष्टं स्वागतमपि करिष्यते। तर्हि एतदपि किञ्चित् शुभलक्षणम् अस्ति। अस्माकम् अस्याः कार्यशालायाः आरम्भदिवसे यत् वस्तुतः एवं विधाः अतिथयः अस्माकं कार्यशालायाः उद्घाटनावसरे सुलभाः। एतावता अस्माभिः अनुमीयते, आञ्जस्येन अनुमीयते यत् इयं कार्यशाला सफलतमा सेत्स्यति। एकमेव शब्दैः अस्माभिः भवतां सर्वेषां स्वागतं विधाय विरम्यते। धन्यवादाः। बहु धन्यवादाः आचार्यवर्येभ्यः। अत्र अस्मिन् सत्रे एवं च आगामि सर्वेषु सत्रेषु वैदेशिकाः अपि तावत् अत्र सम्बद्धाः सन्ति। कनाडादेशतः, फिजी देशतः, ब्रिटेन देशतः एवं मॉरिशस् चत्वारः देशाः सन्ति। तथा बहवः जनाः अत्र सम्बद्धाः सन्ति। एवं च ये पारम्परिकाः संस्कृतज्ञाः न सन्ति, तथापि तेषाम् अभिरुचिः अत्र विद्यते। अतः अयं कार्यक्रमः तावत् भाषाद्वयमाध्यमेन चाल्यमानः भविष्यति। संस्कृतं राष्ट्रभाषया च, संस्कृतेनापि राष्ट्रभाषया अपि इयं कार्यशाला आगामी काले सम्पत्स्यमाना विद्यते। अतः परं विषयस्य उद्भावनार्थं नव्यन्यायभाषाप्रदीप ग्रन्थे के विषयाः उद्धृताः भविष्यन्ति, तान् विषयान् संक्षिप्य स्फोरणार्थं तावत् राष्ट्रभाषया इमे अस्माकम् आचार्याः महापात्र महोदयाः निवेदयन्ति। हिंदी में अपनी प्रस्तुति संक्षिप्त भाषा में संक्षेप में करेंगे। मन्दातस्य जगन्नाथः मद्गुरुस्य जगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। विद्यासंगदयुद्रेकात् विद्यार्जनेच्छये जगुदेति नमस्तस्मै तस्मै श्री गुरवे नमः। परमश्रद्धेयः न्यायविभागद्वारा आयोज्यमाना इयं कार्यशालायाम् अस्मिन् उद्घाटनसत्रे आध्यात्मिकनिर्वहणः आचार्य अस्माकं
वेदादिशास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमः न केवलं वेदादिशास्त्रेषु यतो हि सर्वेषां शास्त्राणां मूलं वेदः भवति। अतएव प्रायशः सर्वेषु शास्त्रेषु इमे पारङ्गताः अस्माकम् आचार्याः पाठमहोदयाः प्लवते। एवञ्च अस्मिन्नेव सत्रे अस्माकं सारस्वताभिमुखेन सम्प्राप्तः काशी हिन्दू विश्वविद्यालयस्य वरिष्ठ आचार्यः सम्प्रति भारतीयदर्शन अनुसन्धान परिषदः सदस्य सचिवाः अग्रजाः न केवलम् इमे न्यायशास्त्रे पारङ्गताः अपि तु न्यायशास्त्रस्य कथम् उद्भावनं यतो हि बौद्धादिशास्त्रं तु संरक्ष्य एव न्यायशास्त्रस्य उद्भावनं यतो हि तत्र कुतर्काणां निवारणार्थमेव न्यायशास्त्रस्य ज्ञानं तादृशबौद्धशास्त्रेषु इमे आचार्याः पारङ्गताः। परन्तु कानादं पाणिनीयं च सर्वशास्त्रोपकारकमिति पाणिनीयशास्त्रे इमे आचार्याः कृतभूरिपरिश्रमः इमे अग्रजाः आचार्याः मिश्रमहोदयाः एवञ्च उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिकराः अस्माकं न्यायविभागस्य आचार्याः अग्रजाः प्रदर्शकाः लिखितवर्याः एवञ्च अस्माकमेव येषां मार्गदर्शनेन इयं कार्यशाला अत्र प्रचल्यते विशिष्टाद्वैतिनः यतो हि वाच्यवाचकभावेन वागेव जगन्मयः इति नारायणसत्ताः अस्माकम् आचार्याः पर्वः महोदयाः यतो हि कुलपतयः अपि वदन्ति सर्वथा तु एतेषां मुखं तु मधुरेव भासते यतो हि मुखं विकसितस्मितं वसितवत्क्रीमप्रेक्षितं यथा उच्यते तत्रैव सङ्घटते एतादृश आचार्याः पर्वः महोदयाः एवञ्च मीमांसा विभागस्य आचार्याः अस्माकं आराधन महोदयाः विशिष्टाद्वैतवेदान्तस्य पुनश्च अद्वैतवेदान्तस्य त्यक्त्या अनन्य अनन्ताः महोदयाः जैनदर्शनविभागस्य विभागस्य च अस्माकं जैनमहोदयाः एवञ्च योगेन चित्तस्य पदेन वाचा इति योगशास्त्रस्य पुरुषभूतः इमे आचार्याः अस्माकं पथप्रदर्शकाः आचार्याः महोदयाः एवञ्च साङ्ख्ययोगविभागस्य अध्यक्षाः अस्माकम् अग्रजाः आचार्याः महोदयाः वेदविभागस्य आचार्यः सुन्दरनाथ नारायण महोदयः एवञ्च अस्माकम् अग्रजाः महोदयाः तस्य कार्यक्रमस्य संयोजकाः अस्माकं विभागस्य प्रमुखाः आचार्याः महोदयाः उपस्थिताः आचार्याः अनुसन्धानकाराः एवञ्च छात्राः छात्राश्च सर्वान् अभिवन्द्य प्रणम्य च विषय उपस्थापनाय तत्र किञ्चित् राष्ट्रभाषा में हम लोग पहले तो आचार्य को प्रणाम करते हैं इसलिए कि अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक स्मरण। हमारे न्याय शास्त्र की जो दो परंपराएं हैं, एक प्राचीन परंपरा और एक नव्य परंपरा। प्राचीन परंपरा में हम लोग प्रायः प्रमेय प्राचीन का जो विचार किया गया उस प्रकार से लेकर आचार्य उदय तक हम लोग पहुंचते हैं और गंगेशोपाध्याय से लेकर वर्तमान तक एक नव्य न्याय की परंपरा अविच्छिन्न गति से चली आ रही है, जिसमें हम लोग प्रायः कहते हैं कि नव्य न्याय के जो प्रतिष्ठित आचार्य हैं गंगेशोपाध्याय, किंतु जब हम इतिहास काल को देखते हैं प्रायः नव्य न्याय में जो पारिभाषिक शब्द हैं उन पारिभाषिक शब्दों का प्रथम उल्लेख जो है उदयनाचार्य ग्रंथ में प्रतियोगिता इत्यादि शब्दों का प्राप्त करते हैं। इससे हमें लगता है कि नव्य न्याय का जो बाल्यावस्था है वो उदयनाचार्य में शुरू हुआ, फिर उसके बाद सप्तपदार्थ काल में उसका एक आया जो जिसको हम थोड़ा सा यौवन अवस्था मानेंगे, फिर उसके बाद जो हम उदयनाचार्य दृष्टि हमारे गंगेशोपाध्याय के दृष्टिकोण से थे तो उस समय हमको प्रौढ़ावस्था के रूप में प्राप्त होता है। इसको विद्याभूषण जो है में है, उन्होंने अपने नव्य न्याय की जो इतिहास लिखे हैं
उसमें उन्होंने बंगे लल्ले न्याय चर्चा करके किताब है, उसमें उन्होंने ये प्रतिपादन किया है। तो ऐसी दशा में मध्य न्याय में जो पारिभाषिक शब्द प्रयोग है, क्योंकि शब्द तो 3 प्रकार के, यद्यपि हम लोग 4 मानते हैं, किंतु रूढ़ संज्ञा जो होते हैं उसको हम 3 भागों से बांटते हैं, नैमित्तिक और पारिभाषिक और उत्पादिक के रूप में मानते हैं। तो जो आधुनिक संकेतशाली होते हैं उसको हम पारिभाषिक कहते हैं। तो पारिभाषिक शब्द इससे आपका अनुयोगिता, प्रतियोगिता, आधारता, आदेयता इत्यादि शब्द का अभिप्राय क्या है उसको हम प्रायः सभी शास्त्रों में हम प्रयोग करते हैं। तो उसका सूक्ष्म विवेचन करने के लिए हमारे 1836 में जन्मे, तब वो जन्मे है एक रतला नाम जगह है हावड़ा जिला में, तो वहां पर उन्होंने पैदा हुए। हमारे जो न्याय भाषा प्रदीप के ग्रंथकार महेश चंद्र न्याय रत्न जी है, किंतु उनका मूल जो गृहस्थान है वो है मेदिनीपुर मंडल है। तो वहां पर उन्होंने जो है हरिनारायण तर्क वाचस्पति जो है उन्हीं के वो सुपुत्र हैं। उनके 2 भाई थे, तो 2 भाई में एक भाई का नाम है गुरु प्रसाद तर्क पंचानन और एक ठाकुर दास चूड़ामणि थे, वे मेदिनीपुर में थे। वहाँ 12 वर्ष में वो वहां जाकर अध्ययन किए, व्याकरण शास्त्र, तर्कशास्त्र एवं श्रुति शास्त्र का अध्ययन करके फिर उन्होंने बंगाल में एक था संस्कृत कॉलेज था, उन संस्कृत कॉलेज में उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर आज के शब्द में, और फिर वो अध्यक्षता को निर्वाह किए। तो उस अध्यक्षता के समय उन्होंने एक निबंध लिखा जिसका पूर्व भाग था, उनका भाग था वो इंग्लिश में था और जो निबंध भाग था वो संस्कृत में था। तो उसका नाम था ब्रीफ नोट्स ऑन द मॉडर्न न्याय सिस्टम ऑफ फिलॉसफी एंड इट्स टेक्निकल प्लान्स। ये वो शब्द था। इसी में उसको लेकर एक वैदेशिक ने उनको इंग्लिश ट्रांसलेट करके उसको छपाया। छपाने के बाद कुछ दिन के बाद जो है वो किताब अनुपलब्ध हुआ भारत में। तो फिर वहां पर जो अध्यक्ष थे द्वितीय समय में जो अध्यक्ष हुए विष्णुपद भट्टाचार्य, तो उन्होंने वहां पर जो अध्यापक थे कालीपद भट्टाचार्य, उनको उन्होंने निर्देश दिया कि आप इसको जो है संस्कृत में अनुवाद एवं बंग भाषा में अनुवाद करके इस ग्रंथ को प्रकाशित करिए। वो 1881 ख्रीष्टाब्द में ये बात हुई। तो उसके बाद ये ग्रंथ को उन्होंने सुप्रभाविका के रूप में उसको उन्होंने लिखा, अनुवाद किया, फिर टिप्पणी भी दिया कालीपद भट्टाचार्य ने। फिर उस ग्रंथ का नामकरण उन्होंने किया नव्य न्याय भाषा परिषद, क्योंकि ग्रंथ का इंग्लिश में नामकरण था, उसका नव्य न्याय भाषा परिषद का नामकरण स्वयं ही कालीपद भट्टाचार्य ने किए। उस पर जो है फिर उसके बाद इस ग्रंथ का जो है वहां पर आपके रामसूरीश्वर जी और श्रीमद विजय चंद्र सूरीश्वर जी, ये अहमदाबाद पब्लिकेशन से एक किताब प्रकाशित हुआ जो सुप्रभातिका था उनका कालीपद भट्टाचार्य का, उसी का ही उन्होंने भाषानुवाद उन्होंने किया। फिर उसके बाद हमारे उज्ज्वला झा जी ने उस ग्रंथ का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी किए और हिंदी ट्रांसलेशन भी किए। तो इस प्रकार ये ग्रंथकार का जो है परिचय हमें प्राप्त होते हैं। और ग्रंथ के ऊपर जब आते हैं तो उन्होंने पहला प्रतिज्ञा करते हैं धर्म, ध्रियते तिष्ठति बात धर्म, ये शब्द प्रयोग करते हैं। यद्यपि हम लोग जब आप निश्चय सिद्धि सा धर्म इत्यादि जो करते हैं तो वहां पर हम लोग व्युत्पत्ति करते हैं ध्रियते लोकः अन्य की बात धरती लोकम इति हम लोग व्युत्पत्ति करते हैं। किंतु कालीपद भट्टाचार्य ने वहां पर ध्रि धातु का जो व्याख्या किया, ध्रि अवस्थानी धातु लिया है, उदादित प्रकार का धातु को लेकर उन्होंने कर्तृवाच्य में ध्रियते तिष्ठति वा इस प्रकार उन्होंने व्युत्पत्ति करके अर्थात धर्म शब्द से आधीय रूपार्थ को उन्होंने बोधित करने का प्रयास किया। तो क्योंकि वहां पर ये बात आती है द्रव्य में द्रव्यत्व रहता है, घट में घटत्व रहता है, तो घटत्व का आधार कौन होगा, घट होगा। तो वहां पर उन्होंने पूरा व्याख्या करके उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है आप वैश्विक संयोग वैश्विक विशेषणता इत्यादि संपर्क को आप नहीं ले सकते, वहां समवाय संबंध से लेना ही है। और उस प्रकार की उन्होंने व्याख्या वहां पर दी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा आकाशादिकम विहाय अन्य साधन करके उन्होंने जो पंक्ति
से बांटा, जाति और उपाधि। तो जाति को लेकर भी उन्होंने विचार किया, फिर उपाधि में भी जो सखंड उपाधि, अखंड उपाधि, उसका भी उन्होंने विचार इसमें किया है। फिर उसके बाद संबंध के लेकर जो दिष्टत्वे सति संबंधी भिन्नत्वे सति विशिष्ट बुद्धि नियामकत्व जो हमारे संबंध व्याकरण का है, किंतु इन्होंने विशिष्ट बुद्धि नियामकत्व इसी को लेकर ही उन्होंने आधेयत्वों की संबंध, अधिकारों की संबंध, संयोग संबंध, वहां पर उन्होंने फिर एक शब्द प्रयोग किया, वृत्ति नियामक वृत्ति नियामक संबंध, अर्थात जिस संबंध से आधार भाव उत्पन्न है उसको हम वृत्ति नियामक, और किंतु वृत्ति शब्द का उन्होंने कालिमत का वृत्ति का अर्थ किया है, वृत्ति का नियामक संबंध और वृत्ति का अनियामक संबंध था। तो उसमें भी प्रसिद्ध जो संबंध चतुष्ट है, संयोग, समवाय, कालिक और आपका स्वरूप संबंध है, ये प्रसिद्ध संबंध चतुष्ट को आपका वृत्ति का नियामक संबंध है। किंतु ये तो अतिरिक्त जितने भी संबंध होंगे वो सारे संबंध वृत्ति का नियामक संबंध होंगे। जैसे घर घट में रहता है तो उसका जो संबंध तादात्म्य संबंध है, वो तादात्म्य संबंध से आधार भाव उत्पन्न नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के वो विवेचन किया है। किंतु इनमें कालिपत्राचार्य ने बहुत जगह पर ऐसा किया है, टिप्पणी में उन्होंने लिया है कि जगत स्तर का अलंकार का गदार भट्टाचार्य का कहाँ मतभेद है, जिसको महेशचंद्र न्यायरत्न जी ने उसको संकेत के रूप में बताया, उसको भी उन्होंने अपने टिप्पणी में वास्तु प्रभाविका में उसको विस्तृत रूप से विवेचन किया है। उसमें भी उन्होंने मतभेद किया है कि विषयता संबंध और विषयित्व संबंध, उनको भी कुछ नैयायिक जो है उसको वृत्तिता का नियामक संबंध मानते हैं, जो कि सर्व सिद्धांत में वृत्तिता का नियामक संबंध है। तो इस प्रकार का भी विवेचन इसमें मिलते हैं। उसके बाद एक भाव प्रतियोगी और अभाव प्रतियोगिता संबंध का प्रतियोगित्व और अभाव का जो प्रतियोगित्व, उसका भी उन्होंने निर्वचन किया। इस और भी उन्होंने दिया है कि जहां पर घट में हमने एकत्व संख्या समवाय संबंध से रखते हैं, तो वहां पर जो है जहाँ द्वित्व संख्या होगा वो एक घट में तो रहेगा नहीं, तो उस समय द्वित्व की भी प्रतीति कैसी होगी, उसके लिए एक विलक्षण पर्याप्त संबंध का भी उल्लेख किया गया। तो इसी प्रकार उन्होंने 14 प्रकरण में उस ग्रंथ को जो है निर्वचन किया है। तो इस सब तत्वों का जो है आचार्य लोग यहाँ पर उद्घाटन करेंगे 10 दिवसीय कार्यशाला में। इस कार्यक्रम में हमारे आचार्य श्री अध्यापन के लिए हमारे आचार्य श्री हमारे रहेंगे, और हमारे वर्तमान जो सारस्वती हैं मिश्रा जी, वो भी इसको गांधी का अध्ययन कराएंगे। इसके साथ साथ हमारे दुर्भाग्य है, या दुर्भाग्य तो इसलिए नहीं कर सकते हैं, गुरु जी हमारे जहाँ भी हैं उनका तो हमारे ऊपर आशीर्वाद हमें से होता है, तो उनके स्वास्थ्य के कारण गुरु जी नहीं आ पा रहे हैं। तो ठीक है, उन्हीं की परंपरा के सभी आचार्य लोग आएंगे, हमारे आचार्य रामकुलन पांडे जी और हमारे जो है कृष्णा चितान जी आ रहे हैं, और हमारे ईएन झा जी के संप्रदाय से जो उपस्थित होंगे वो रामनाथ झा जी हैं, और हमारे ओमनाथ बिमली जी हैं, और हमारे विभागीय आचार्य भी हैं, और यहाँ के 10 संकाय के आचार्य लोग हैं। तो सभी का सानिध्य हमारे हमको मिलेगा। तो इसी आशय से हमारा क्रांति का अध्ययन होगा, जिससे कि आने वाले पीढ़ी के लिए जिस प्रकार हम लोग जाते हैं कांता कारिता की बात करते हैं, कोई ऐसा शास्त्र व्याकरण शास्त्र में जब हम जाते हैं तो वहां पर जो अधातु शब्द का जो विवृत्ति होती है, तो वहां भी धातु के तो धर्माय अनवच्छिन्न इत्यादि जो हम लोग व्याख्या करते हैं, तो वहां पर भी हमारे न्याय शास्त्र की उपयोगिता है। और सार ने जो बता रहे थे, अगर न्याय शास्त्र न पढ़े तो हमारे जो आपका जो जैन दर्शन का जो सप्तभंग नई जो ग्रंथ है उसका उसमें बड़ा श्याम मंजरी है, उसमें हमें कठिनाई होती है। तो इसलिए न्याय शास्त्र का सभी शास्त्र के ऊपर है। इसीलिए हमारे अंतिम में शास्त्र का कवि ने कहा है, मोहम विमली गुरुते च बुद्धिम, अर्थात मोह को विनाश करने में सामर्थ्य जो है न्याय शास्त्र में है, और बुद्धि को भी विकसित करने में सामर्थ्य जो है न्याय शास्त्र में है। सूते मतलब व्यवहार शक्ति, अर्थात व्यवहार करने के लिए शब्द का चयन व शब्द का नित्य करके जो हम व्यवहार करते हैं उसमें भी सामर्थ्य न्याय शास्त्र ही और तर्कशास्त्र ही प्रदान करता है। योग्यतया अन्य शास्त्र को अभ्यास करने के लिए हमको सामर्थ्य यही प्रदान करता है। इसलिए कौन सा ऐसा नहीं कह सकता है कि तर्कश्रम जो है विफल हो जाएगा, ऐसा तो नहीं कह सकते। तर्कश्रम जो है सभी शास्त्र को अध्यापन व उसके स्वारस्य को जानने के लिए हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। ऐसे तर्कशास्त्र को प्रणाम करते हुए और इसी तरह यहाँ जो उपस्थित आचार्य लोग हैं सबको प्रणाम करते हुए अपने भाई को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
किं मुखस्य विना मातृहस्तात् विना भ्रातृसंगम विना को रसो भोजनस्य। प्रकृत प्रसंग में नव्य न्याय भाषा प्रदीप का पंक्तिशः अध्यापन जरूर मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इसके अध्यापन में जो आचार्य यहाँ आने वाले हैं और जो उपस्थित हैं, ये सब इस शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान हैं। पीपीटी के माध्यम से और भी कई बहुत सुलभ भाषा से इसको एक एक पंक्ति का उच्छेदन होगा, इसकी व्याख्या होगी और हमारे ऑनलाइन में और प्रत्यक्ष जो उपस्थित होंगे उनका समग्र लाभ होगा। इस 10 दिन का जो यज्ञ है, इस यज्ञ में अपनी उपस्थिति से आहुति देने वाले सबका मंगल होगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। अब हम प्रार्थना करते हैं, अपने दर्शन शास्त्र पीठक प्रमुख से ये अपना संक्षिप्त उद्बोधन प्रदान करेंगे। अज्ञानतिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। लक्ष्मीनाथ समारम्भां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वंशी विभूषितकरान्धवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिन्दफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। परमादरणीय यशस्वी तपस्वी हमारे कुलपति जी और इस न्याय शास्त्र के और दर्शन शास्त्र के अत्यंत गंभीर विषय का चिंतन करने वाले, नाम भी उनका सतचित आनंद, सत और चित और आनंद ये तीनों ही ये आपको आपके न्याय शास्त्र की 10 दिवसीय कार्यशाला में अवश्य पूर्ण सहयोग करेंगे और अपने शास्त्र विषय का चिंतन भी करेंगे। और हमारे, मैं तो न्यायिक ही कहता हूँ, जो हमारे पूर्व कुलपति, पूर्व संकाय प्रमुख, सब कुछ हमारे जो प्रोफेसर दीक्षित जी हैं, ये भी न्याय के पारंगत पंडित हैं और इसके संयोजक तत्व दुर्लभ तो महानंद है। मैं इनको आनंदम महानंदम कहता हूँ और हमेशा जब भी बात करेंगे कहता रहता हूँ। और विष्णुपद तीर्थ का नाम भी है और वैसे भी ये तीर्थ में अपने अंतःकरण में ये बसा के रखते हैं। और हमारे जो विद्वान हैं आचार्य मीमांसक जी, वैदिक सुंदर नारायण जी और अपने न्याय के वो दैव जैन दर्शन के आचार्य हमारे विशिष्टाद्वैत के अनंत जी और अनेकांत जी। मैं कभी कभी भ्रम हो जाता हूँ, लोग आते भी ऐसे हैं कि अनेकांत और अनंत में भेद कब कर पाते हैं। और इधर हमारे ऋषि हैं मार्कंडेय जी और नीलम बेगरा जी और ये रामचंद्र शर्मा, ये माने ये विशिष्टाद्वैती है पर न्याय पर भी इनका पूरा न्याय पर भी इनका अधिकार है। और हमारे जो अपना सर्वदर्शन वाले जवाहर जी हैं, मैं इनको जवाहरलाल ही कहता हूँ। तो अब मैं कुछ बात कह के और अपनी बात को संपन्न करता हूँ। क्या है न्याय शास्त्र में मैंने पढ़ा कारिकावली के 3
श्लोक है। पहला मंगलाचरण, दूसरा जो पहला मंगलाचरण दीक्षित जी हमेशा बोलते हैं, तो उसमें भगवान कृष्ण की प्रार्थना है, और दूसरा भगवान विष्णु की या जगन्नाथ की, अभी इन्होंने बोला विष्णु की है, और तीसरे महर्षि कणाद ने भी भगवान शिव की आराधना की, ये मैंने पढ़ा है। तो ये हमारे विशिष्टाद्वैत वेदांत के बहुत नजदीक है, क्योंकि हम साक्षात ईश्वर मानते हैं, वैसे शिव भी ईश्वर मानते हैं, प्राचीन जो न्याय है यह भी ईश्वर मानते हैं, और उस रूप में नहीं मानते, पर नव्य न्याय वाले मानते हैं। तो हमारे यहाँ ईश्वर की जो है, तो हमारे यहाँ सगुण साकार स्वरूप ईश्वर का चिंतन किया जाता है। तो इस तरह से ये किस ग्रंथ का है? प्रदीप न्याय भाषा, हाँ, नव्य न्याय भाषा प्रदीप। तो नव्य न्याय भाषा प्रदीप में भी अभी विष्णु जी ने बताया कि इस विषय पर बोला जाएगा। तो उस न्याय नव्य न्याय में और हमारे विशिष्टाद्वैत वेदांत में ईश्वर से संबंधित जो है, हमारे यहाँ भक्ति के द्वारा भी ईश्वर मिलता है, भक्ति से भी मिलता है, और ईश्वर के लक्षण में सगुण साकार ईश्वर की परिकल्पना या भावना हमारे यहाँ है। तो इस तरह से इन दोनों न्याय और विशिष्टाद्वैत के ईश्वर में मैं कोई भेद नहीं समझता हूं। और प्रमाण में भी, प्रमाण हमारे यहाँ 3 है, आपके यहाँ भी 3 की जगह 4 गिनते हैं, तो उसमें हमारे यहाँ भी वो इनका एक प्रमाण उन 3 प्रमाणों में समाहित रहता है। तो प्रमाण में और प्रमेय में दोनों में ही सामंजस्य है, ऐसा मैं मानता हूं। और बाकी उसका विश्लेषण तो हमारे आचार्य जी करेंगे। तो मैं सबको प्रणाम करते हुए सबको धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हाँ, हिंदी में बोलो, संस्कृत अंग्रेजी में बहुत बढ़िया बोलते हैं। अभी हम गए थे कहीं तो अंग्रेजी में ही बोल रहे हैं। मैं अंग्रेजी में जबरदस्त बोला। हमारे मध्य हिंदी तो उनकी भाषा है, संस्कृत और भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद भारत सरकार की जो संस्था है, उसके सदस्य सचिव आचार्य प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र उपस्थित हैं हमारे मध्य आज सारस्वत अतिथि के रूप में। मैं उनसे करबद्ध आग्रह करता हूं, अपना उद्बोधन हम सब के लिए प्रदान करें। नमः सभाभ्यः, आवाज आ रही? हाँ हाँ, नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च नमो नमः। समादरणीय कुलपति महोदय, प्रोफेसर परोहा जी, प्रोफेसर पीयूषकांत दीक्षित जी, इस कार्यशाला के संयोजक प्रोफेसर महानंद झा जी, और इस विश्वविद्यालय के हमारे अनेक मित्र आचार्य विद्यार्थी नहीं सर, कोई इधर आइए, नहीं इधर आपके लिए आरक्षित करेंगे। हाँ सर, सर ऑनलाइन भी चल रहा है, 90 पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन जुड़े दोनों ग्रुप में, तो ये इससे यहाँ बोलने से चालू रखो। अभी प्रारंभ किया था आपने? हाँ जी, तो सर का हम स्वागत करके विदा कर देते। ठीक है, हमने कहा इंटरप्ट नहीं होगा, अभी कह ही रहे थे।
कर दें फिर उसके बाद यहाँ रखिए, नहीं यहाँ रखिए, ये वाला नहीं, आप अभी नहीं, अब सर आपका सर स्वागत कर लेंगे उसके बाद। आज बहुत ही हमारे लिए आह्लाद का विषय है कि यह न्याय शास्त्र की जो कार्यशाला आरंभ हुई है, इस कार्यशाला की शुभारंभ वेला में ही हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत उपस्थित हुई हैं, दो लोग ऐसे उपस्थित हुए हैं जो दोनों दंपति हैं और जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान जिसे कहते हैं जूलॉजी, उसके क्षेत्र में आपने अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है वैदुष्य के क्षेत्र में, और मैम का भी योगदान है। और सर कैंसर रोग के विशेषज्ञ के रूप में विश्व में जाने जाते, न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी आपका बहुत विलक्षण प्रेजेंटेशन होता है, 1 घंटे सवा घंटे उस विषय पर, और कैसे उससे बचा जाए, क्या उसके ऊपर बहुत सारी बातें। सर का शोध का वो विशेष फील्ड रहा है। आप प्रोफेसर अशोक कुमार जी और आप प्रोफेसर मधु कुमार जी, ये दोनों दंपति हैं, दोनों एक जयपुर विश्वविद्यालय के आप लोग आचार्य रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, और कानपुर विश्वविद्यालय छत्रपति साहू जी महाराज जो कानपुर विश्वविद्यालय उसके आप कुलपति थे, उसके कुलपति बनने के बाद जिस विश्वविद्यालय से मैं आया हूं, तो हमारे गोरखपुर विश्वविद्यालय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति होकर के वहां आए, वहां कार्यकाल पूर्ण किया। उसके बाद पुनः जयपुर चले गए और कल्ला जी वैदिक विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति के रूप में, वैदिक विश्वविद्यालय और उसके तो संस्कृति, संस्कृत और अपनी परंपराओं, अपनी मान्यताओं के प्रति इन दोनों लोगों का गहरा लगाव है, गहरी आस्था है, आस्तिक है, और अपनी परंपरा को, अपने वैदिक सनातन परंपरा को हृदय से जीते हैं, उसमें आप साथ किया हुआ है। ऐसे व्यक्तिद्वय हमारे बीच में है, इनका मैं अपने इस पारंपरिक विश्वविद्यालय परिवार में हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। वस्तुतः आपका इस कार्यक्रम के लिए पहले से कोई योजना हमारी नहीं थी, लेकिन जिसको कहते हैं अतिथि, जिसका कोई तिथि न हो, जिसका कोई निर्देश न हो कब आए, तो वास्तव में अतिथि शब्द को चरितार्थ करते हुए सर और मैडम हमारे बीच में आए, हम उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं। और आपके साथ हमने काम करने का बहुत कुछ सीखा, और आपने भी अपने कार्यकाल में बहुत विश्वास किया। हम लोगों ने प्रदेश सरकार जब चरमरा गई थी, CPMT की परीक्षा के नकल के तमाम सारे वो वहां पर गया था, 1-2 बार रद्द हो गई थी। उस परीक्षा को सर के नेतृत्व में प्रदेश की CPMT 2015 में हम लोगों ने, हमको भी नोडल ऑफिसर सर ने बनाया था, हम लोगों ने प्राण से इकट्ठा करके बहुत बड़ी उपलब्धि उस समय अर्जित की थी। तो ऐसे तमाम कीर्तिमान सर के नाम है, सर के पास हैं, और हम आपका अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। पुष्पमाला लाइए। विष्णुपत बना रहे, ठीक है। ये सौभाग्य का विषय है कि आप इस समय स्मृति के तौर पर फोटो सब ले रहा है, कहाँ गया? नहीं, वो कहाँ गया? मैडम सर बैठिए, बैठिए सर। अरे हमारे लिए सौभाग्य है। एक बार मैडम मेरा व्याख्यान सुनने, मुझे याद है, क्षण आंखों में आंसू आ गए। मैं एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में बोल रहा था, इन्होंने वहां लगा रखा था कि जब सर का व्याख्यान होगा तो मैं घर से सुनने आऊंगा, और पूरा 1.5 घंटे का मेरा व्याख्यान 90 मिनट का था, और मैं वहां बैठ सुनी। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आपके प्रति कि आप हमारे विश्वविद्यालय में आए।
इस अवसर पर मैं चाहूंगा कि 2 शब्दों से आशीर्वाद देकर हमारे अति विशिष्ट अतिथि आचार्य कुमार साहब हमारा मानवर्धन करने का ये खराब हो गया नया दुआ। ठीक है, ठीक है, बैठे बैठे चल रहा है नहीं चल रहा परम सम्माननीय प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी, इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वानों को मेरा अभिनंदन, स्वागत और प्रणाम। आज मुझे बहुत ही अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। जब मैं जयपुर से चला था तो मैंने प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी से अपना कार्यक्रम बताया था और आपने मुझसे ये आग्रह निवेदन भी किया था कि मैं मिलूंगा और मैं कहाँ ठहरा हूँ वहां मुझे बता दीजिए, वो मिलने आऊंगा। मैंने कहा नहीं, मैं आपसे स्वयं मिलने आऊंगा। मेरी इच्छा है कि मैं आपको कुलपति के पदास्थान पर वहां पे आपको उपस्थित देखूं। एक बहुत ही सौभाग्य है मेरा, बहुत हृदय से खुशी होती है जब आपका कोई एक मित्र एक ऐसे उच्चासीन पद पर शोभायित हो, तो उसके पद पर देखने पर जो प्रसन्नता होती है वो मुझे आज मिली अनुभूति। मैं आपको अपनी तरफ से प्रोफेसर मधु कुमार की ओर से बहुत ही हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और आज मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आज मुझे अतिथि शब्द का एक नई परिभाषा सुनने को मिली, तो शायद मैंने इससे पहले कभी नहीं सुनी थी। ये लगता है आपका आज का ही अन्वेषण है, समय अनुसार आपने इसको निकाला। आज के लिए बहुत बहुत हृदय से आभार। एक बार पुनः जैसा कि प्रोफेसर पाठक जी ने बताया कि मैं सन 2018 से 2020 तक चित्तौड़गढ़ निम्बाड़ में राजस्थान का प्रथम वैदिक विश्वविद्यालय उसका स्थापना मेरे द्वारा हुई थी और बड़ा ही अपनापन लगता है जब आप अपने देश की संस्कृति से सीधे जुड़े। तो वो जो अनुभव मेरा 2 वर्ष का बहुत ही अच्छा रहा। और मैं इतना भी कहना चाहूंगा, शायद यहाँ कहना चाहिए नहीं लेकिन फिर भी कहूंगा, जब मुझे वहां पर उस कुलपति पद की बात करी तो मैंने एक ही शर्त रखी और वो ये थी कि इस विश्वविद्यालय में मैं कुलपति पद पर जब रहूंगा सिर्फ 1 रुपए प्रति माह अपना क्योंकि धर्म के नाम पर, भारतीय संस्कृति के नाम पर मैंने कहा बहुत ईश्वर ने दिया है मुझे, तो कुछ मैं भी ईश्वर को धन्यवाद के तौर पर ये करूं। तो मुझे इसलिए भी यहाँ संस्कृत विश्वविद्यालय में आकर बहुत प्रसन्नता हुई। मैं एक बार पुनः आप सभी का आभार करता हूँ। प्रोफेसर पाठक जी का विशेष तौर से आभारी हूँ और आपके इस जो कार्यक्रम है उसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चले ऊपर कमरे में 5 मिनट तक मैं आता हूँ। ये सर ICPR के मेंबर सेक्रेटरी हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च और BHU के प्रोफेसर हैं। इस समय यहाँ पर ऑन डेपुटेशन दिल्ली में हैं और न्याय शास्त्र के और भारतीय दर्शन के बहुत छोटे भाई सिद्धांत। मैं बनारस में 9th क्वींस कॉलेज में पढ़ा हूँ। अच्छा वाह, सबसे पुराना विद्यालय। हाँ, मेरे पिताश्री वहाँ के प्राचार्य थे 1962 की बात। संस्कृत विश्वविद्यालय के बगल में। हाँ, संस्कृत कॉलेज बहुत मशहूर है। हाँ, फिर सर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आइए चाहिए ले जाओ। ले जाओ, पहुंचा दे। वो अभी आ रहा है।
प्रमुख की आप मैं निवेदन करता हूँ आरामचंद जी से कि हमारे पीछा प्रमुख का अभिनंदन करें। अरे ऐसे बात पढ़ना दो यार। अच्छा ठीक है। यावत् चलो गर्व नागच्छन्ति तावत् पर्यन्तं दे देना समय अथवा 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 कहने के लिए समय जो है पर्याप्त न पुनः न मुनि पुनरायातो न चासो वर्गदेगी। ठीक है, मैं संबोधन के बाद अपनी बात प्रारंभ ही करने जा रहा था। नव्य न्याय भाषा प्रदीप पर आधारित यह जो कार्यशाला है 10 दिवस। यह कार्यशाला अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा कि इस ग्रंथ का नाम स्वयं बताता है, नव्य न्याय भाषा प्रदीप। नव्य न्याय की जो भाषा है उस भाषा का यह प्रदीप है। प्रदीप का कार्य होता है दिखलाना, प्रदर्शित करना। तो यह ग्रंथ प्रदीप है और नव्य न्याय की भाषा का प्रदीप। नव्य न्याय की भाषा को वह दिखलाता है, प्रकाशित कर रहा है। लेकिन नव्य न्याय भाषा को प्रकाशित करने की आवश्यकता क्या है? भाषा को सीखने का जो सबसे सही तरीका होता है वह होता है उस भाषा को बोलना। यहाँ पर जितने भी नव्य न्याय के आचार्यगण बैठे हुए हैं, प्रोफेसर पीयूषकांत दीक्षित जी, प्रोफेसर महानंद झा जी, विष्णुपद महापात्र जी, रामचंद्र शर्मा जी या अन्य लोग, आप भी नव्य न्याय के विद्वान है ही है। आप सभी, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोगों ने, मैं भी उसमें शामिल हूं, कि हम लोगों ने नव्य न्याय की भाषा को समझने के लिए नव्य न्याय भाषा प्रदीप पढ़ी नहीं थी। किसी ने भी नहीं पढ़ा था। लेकिन आज हम नव्य न्याय भाषा प्रदीप पढ़ा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि नव्य न्याय भाषा प्रदीप हम लोगों ने पढ़ते समय तो नहीं पढ़ा कभी भी, लेकिन आज हम पढ़ाने के लिए उत्प्रेरित हो रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो यह कुछ उसी तरह से है कि जैसे एक सज्जन बोले कि हमारे साथ बड़ा दुर्भाग्य हुआ कि मैं भारत में पैदा हुआ। बोले क्यों? बोले अगर मैं इंग्लैंड में पैदा हुआ होता तो 4 साल की उम्र में ही अंग्रेजी बोलने लगता। तो अब क्या बात है कि 4 साल की उम्र में या 3 साल की उम्र में ही अंग्रेजी बोलना सीख जाते, इसलिए क्योंकि वहां पर सब अंग्रेजी बोल रहे हैं। उसी प्रकार से जो लोग नव्य न्याय के अन्य ग्रंथों को, तर्क संग्रह है, न्याय बोधनी है, न्याय सिद्धांत मुक्तावली है, कारिकावली है, या इन ग्रंथों का जो लोग अध्ययन गुरु परंपरा से कर रहे हैं या करते रहे हैं, उन लोगों को नव्य न्याय की भाषा सीखने या समझने के लिए बहुत अपेक्षा नहीं होती है। वो लोग सीख जाते हैं, बोलना जान जाते हैं, समझ जाते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पे रहते हुए, अब जैसे उदाहरण के तौर पे, अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है। अंग्रेजी हम बहुत बाद में सीखे। तो जब बहुत बाद में सीखे तो सीखने के लिए दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है। इस दुर्भाग्य को लेकर के तो नहीं रोते रह सकते हैं कि हम इंग्लैंड में पैदा नहीं हुए तो अंग्रेजी बोलना नहीं जानते।
हमको सीखना पड़ेगा। और सीखने का दूसरा तरीका होगा कि हम उसके लिए एक भाषा को सीखने के लिए भाषा के व्याकरण को सीखें, और उस व्याकरण के माध्यम से भाषा को सीखना आसान हो जाता है। संस्कृत व्याकरण के बारे में तो कहा जाता है कि इंद्र जो है सीख रहे थे, बृहस्पति वक्ता इंद्रश्चाभ्येता दिव्यम वर्ष सहस्रम जवा। दिव्य वर्ष बीत गए, 1000 वर्ष बीत गए, लेकिन शब्द राशि का पार नहीं हुआ। तो शब्द खत्म नहीं हुए, पूरे नहीं हुए। लेकिन उसी पाणिनि व्याकरण के माध्यम से आप आसानी से सरलतया उस भाषा को सीख सकते हैं, जान सकते हैं, और हर एक शब्द का पारायण करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो नव्य न्याय की भाषा, जो लोग नव्य न्याय नहीं पढ़े हुए हैं गुरु परंपरा से, जो प्राथमिक ग्रंथ हैं या अन्य जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का जिन्होंने अध्ययन नहीं किया है, उन लोगों के लिए नव्य न्याय भाषा प्रदीप ग्रंथ है, सीखने के लिए, समझने के लिए, और एक प्रारंभिक ग्रंथ के रूप में। प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि अन्य लोगों को नव्य न्याय की भाषा को पढ़ने की या समझने की जरूरत क्या है? मैं जब न्याय पढ़ना प्रारंभ किया, पहले मैं व्याकरण का विद्यार्थी हुआ करता था, लेकिन न्याय जब पढ़ना शुरू किया तो इतना अच्छा लगा कि मैंने कहा नहीं, अब मैं व्याकरण नहीं पढ़ूंगा, न्याय पढ़ूंगा। तो न्याय पढ़ना मैंने प्रारंभ किया। तो हमारे गुरु जी कहा करते थे कि न्याय जो है वो सिंहमुख गौ है। सिंहमुख गौ का तात्पर्य यह है कि जैसे गाय को दूर से देखिए तो सिंह की तरह दिखाई पड़े, क्योंकि उसका मुख सिंह का है, लेकिन जब उसके पास पहुंचते तो पता चलता है कि इसमें डरने जैसा कुछ है ही नहीं। उसी प्रकार से पढ़ते समय विद्यार्थी जीवन में जब बड़े बड़े आचार्यों को, विद्वानों को नव्य न्याय की भाषा शैली में लंबे लंबे परिष्कार बोलते सुनते थे तो बड़ा रोमांच सा हुआ था। क्यों हुआ था? इसलिए नहीं कि उसमें कुछ हमको समझ में आ जाता था, सचमुच में कुछ समझ में नहीं आता था लंबे लंबे परिष्कारों के बीच में, लेकिन वो भाषा शैली कुछ इस प्रकार की होती थी कि वो सुनने में ही अद्भुत किस्म का लगता था कि क्या कहा जा रहा, किस प्रकार से कहा। लेकिन जब नव्य न्याय को पढ़ना शुरू किया, नव्य न्याय की भाषा से परिचय हो गया, तो पता चला कि ये जो परिष्कार इतने लंबे लंबे बताए जा रहे हैं, करोड़ पत्रों में जो लिखे गए हैं बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा, बच्चा झा के द्वारा या अन्य विद्वानों के द्वारा, काली शंकर के द्वारा, उन सारे परिष्कारों को देखने के बाद आपको लगता है कि ये जो एक तरीका है, एक जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सारे परिष्कार किए गए, और उस प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए आप वो परिष्कार कहीं दूसरी जगह भी लागू कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं, वो चाहे कोई भी शास्त्र। आचार्यों ने यह कार्य बखूबी किया भी। अब आप साहित्य शास्त्र के अगर विद्यार्थी, अलंकार शास्त्र के, तो पंडित राज जगन्नाथ का रसगंगाधर पढ़ने के लिए आप आएंगे, तो आपको अगर नव्य न्याय भाषा से परिचय नहीं है तो आपको शास्त्र कुछ भी लगेगा नहीं। रसगंगाधर कोई भी साहित्यिक जो न्याय से परिचित नहीं है वो आपको पढ़ा नहीं सकता, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं। इसी प्रकार से नागेश भट्ट के जो बहुत सारे ग्रंथ हैं, या नागेश भट्ट के लघु शब्देंद्र शेखर के ऊपर जो नित्यानंद पर्वती की व्याख्याएं हैं, या व्याकरण की परंपरा में वाद रत्न है, शास्त्रार्थ रत्नावली है, इस प्रकार के जितने भी ग्रंथ हैं, उन सारे ग्रंथों में आपको एक लाइन भी समझ में नहीं आएगी अगर आपने नव्य न्याय भाषा की का परिचय नहीं है। वो कुछ कहते हैं, अंग्रेजी में एक कहावत है, कहा जाता है यह हमको कुछ ग्रीक और लैटिन की तरह लगता है। तो उसी प्रकार से अगर नव्य न्याय की भाषा से आपका परिचय नहीं है
तो जितने भी परिष्कार हैं वो लंबे लंबे सुनने में आप रट करके भी बोल दें, लेकिन उसमें समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो एक तो बात यह है कि जो नव्य न्याय की भाषा है वो अपने आप में दूर से देखने में कठिन लगती। कुछ विद्वानों ने इसके बारे में कहा कि ये मानवीय मेधा का दुरुपयोग है। मनुष्य की जो बुद्धि है उस बुद्धि का दुरुपयोग है, क्योंकि यह एक तरह से बाल की खाल निकालने वाली बात है कि आप सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार करते हुए चले जा रहे हैं और उसमें परिष्कार पर परिष्कार किए जा रहे हैं, लेकिन ये एक चीज फिर भी देखने वाली बात है। यह जो परिष्कार न्याय की परंपरा में किए गए, उन परिष्कारों का एक बड़ा महत्वपूर्ण काम था। महत्वपूर्ण काम यह था कि हम जो कह रहे हैं सामने वाला वही समझे। भाषा के साथ ये एक बड़ी मजेदार बात होती है, वह यह कि कभी कभी कहते हम कुछ और है, समझने वाला समझता कुछ और है। और इस चीज का बहुत मजा लेते हैं साहित्यिक लोग, जिसमें वो व्यंजना का उपयोग करते हैं और कहते हैं कि किस किस तरीके से शब्दों का जो खेल है, वह खेल जैसे कि एक बड़ा मजेदार सा उदाहरण रसगंगाधर कार ने दिया हुआ है। पंडित राज जगन्नाथ ने रसगंगाधर में कोई मजाक करते हुए अपने साले से बोले, साले जो मधुर संबंध जहां पर हुआ करता है उनसे मजाक चलता है बहुत सारा, सुरभिमांसम भुंक्ते भवान। अब सुरभिमांसम भुंक्ते भवान जब आप कह रहे हैं, इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो सुरभि जो सुगंधित है, और दूसरा मांस शब्द का भी एक अलग अर्थ होता है, और दूसरा एक अर्थ ये भी हो सकता है कि भाई गाय का मांस खा रहे हैं। तो अब ये जो मजाक किया जा रहा है, ये जो दूसरा अर्थ है, पहला अर्थ और दूसरा अर्थ व्यंग्य के द्वारा जो पता चल रहा है, दार्शनिकों में ये बड़ी विचित्र सी बात होती है, क्योंकि जहां पर एक दर्शन दूसरे दर्शन का खंडन मंडन करने के क्रम में प्रवृत्त होता है, वहां पर इस तरह की समस्या से बचना बहुत जरूरी होता है। प्राचीन न्याय में भी इस तरह की समस्या का संकेत किया गया है, जहां पर छल जाति निग्रह स्थान वगैरह के बारे में बताया गया और कहा गया वचन विघातो अर्थ विकल्पोपत्या छलम। वचन का विघात अर्थ विकल्प की उत्पत्ति से अगर किया जाए तो उसको छल कहते हैं। और ये जो छल उत्तर है, ये बहुत सारे शास्त्रों में मिलते हैं, दिखाई पड़ते हैं। नवकंबलोयम देवदत्ता कह दिया, बता कहां से 9 कंबल हो गया, इतना गरीब है, एक कंबल तो बड़े मुश्किल से उसके पास आया, आप बता रहे हो 9 कंबल। तो कहा जा रहा था नया कंबल लेके आया हुआ, और समझ में आ गया कि 9 कंबल लेकर के आया हुआ। लेकिन अगर इसी बात को नव्य न्याय की पारिभाषिक पदावली का प्रयोग करते समय करते हुए किया जाए, तो सुनने वाला लाख प्रयास करने पर भी इस तरह से खंडन नहीं कर सकता, क्योंकि वो जब यहाँ पर तो ये सारा का सारा जो परिष्कार है। अब जैसे जब कहते हैं, अभी तो शायद शुरुआत ही हो रही है, तो बहुत सारे लोगों को परिचय नहीं होगा प्रक्रिया से, आगे वो परिचय आएगा। हम जिस चीज को नव्य न्यायिकों ने इस चीज को बड़े महत्वपूर्ण तरीके से देखा, उन्होंने कहा समझा कि ये जो भाषा की जो व्यर्थकता है, अनेकार्थकता है, वो अनेकार्थकता इतनी ही केवल नहीं है जहां तक जो साहित्यकार लोग हम समझते हैं, बल्कि भाषा की अनेकार्थकता उससे बहुत गहराई तक छुपी। यहां तक कि उन जगहों पर भी भाषा अनेकार्थक है जहां पर हम सामान्यतया उसको अनेकार्थक समझते ही नहीं। एक सीधा सीधा उदाहरण आप ले लीजिए, आप कहेंगे कि यहां पर घड़ा नहीं है, अत्र घटो नास्ति। आपको और सुनने वालों सब लोगों से अगर पूछा जाए तो इसमें क्या अनेकार्थकता है या एकार्थकता है, क्या बताएं?
अत्र घटो नास्ति, यहां पर घड़ा नहीं है। ये एक अर्थ वाला है या अनेक अर्थ वाला वाक्य? नैयायिक बताएगा कि ये एक अर्थ वाला नहीं है, क्योंकि अत्र घटो नास्ति कहने में वहां पर संबंध का प्रवेश होगा। किम संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव की बात आप कर रहे हैं? संयोग संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव की बात कर रहे हैं, या समवाय संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव की बात कर रहे हैं, या कालिक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव की बात कर रहे हैं, या अन्य कोई संबंध लेकर के तत्संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव की बात कर? केवल इतना ही नहीं, घटो नास्ति जब आप कहते हैं तो ये नील घटो नास्ति से किस प्रकार से अलग होता है, ये सारी चीजें भी उसमें महत्व में आती हैं। और यह जो भाषा की जो अनेकार्थकता है, उस अनेकार्थकता से किस प्रकार से बचा जाए, ये काम दार्शनिकों के लिए बड़ा महत्व। पश्चिमी दर्शन परंपरा में इस समस्या से बचने के लिए उन लोगों ने एक दूसरा तरीका इस्तेमाल किया, जिसको कि कहा जाता है, उन्होंने एक सिंबॉलिक लॉजिक का आविष्कार किया, जिसको हम कहते हैं ना सांकेतिक तर्कशास्त्र। अब वो जो सांकेतिक तर्कशास्त्र है, वो सांकेतिक तर्कशास्त्र में आपको इस तरह से कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं रहेगी, लेकिन नव्य नैयायिकों ने कुछ उससे भी बढ़कर के काम किया। उन्होंने हम लोगों की जो बोलचाल की भाषा थी, उस बोलचाल की भाषा को ही इस प्रकार से परिष्कृत कर दिया कि जिसमें इस तरह से संदेह की गुंजाइश खत्म हो जाए, और इसलिए नव्य न्याय भाषा हमारे लिए आती है। लेकिन जितना ही आप प्रिसाइज करने का प्रयास करेंगे, उसके लिए आपको उतने ही नए नए शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, नए नए शब्द गढ़ने पड़ेंगे, उसके बिना कार्य नहीं होगा। और जब नए नए शब्द गढ़ने पड़ेंगे, देखेंगे आप, बनाएंगे, तो ऐसी स्थिति में उस भाषा को, उन शब्दों को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो इसलिए नव्य न्याय का आविष्कार होने के बाद उस भाषा को समझना एक चुनौती हो जाती है सामान्य व्यक्ति के लिए, क्योंकि सामान्य व्यक्ति जिन शब्दों का प्रयोग करता है, जहां पर संतुष्ट हो जाता है, नव्य न्याय उससे आगे की बात करता है, क्योंकि उतने से उसको मालूम है कि इतने से कहा गया तो समस्या कहां आने वाली है, इसका खंडन करना कितना आसान हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उस भाषा को कितना परिष्कृत किया जाए जिसमें कि उस तरह की संभावनाएं खत्म हो। और जब इस प्रकार की एक भाषा उपलब्ध हो गई, तो बाकी दार्शनिकों ने सोचा कि ये तो बड़ा अच्छा उपकरण मुझे मिल गया, और इस उपकरण का प्रयोग हमको भी करना चाहिए, जिससे कि हमारी भी भाषा में, हमारी भी शब्दावली में उस तरह की कमी न रह जाए कि जिससे कि खंडन मंडन आसानी से किया जा सके। और इसलिए वैयाकरणों ने, इसलिए साहित्यिकों ने, इसलिए जैनियों ने, और बाद में बौद्धों का उस तरह से बौद्ध ग्रंथ तो नहीं आए, अन्यथा अगर आए होते तो निश्चित रूप से उन लोगों ने भी नव्य न्याय पदावली का प्रयोग किया होता, मुझे ऐसा भरोसा है। मीमांसकों ने भी प्रयोग किया, जिसको लेकर के नव्य मीमांसा संप्रदाय भी आया। दादा भट्ट वगैरह ने इस तरह के ग्रंथों को लिखा, भाट रहस्य वगैरह लिखे, जिनमें कि नव्य न्याय शब्दावली का भरपूर प्रयोग किया। तो नव्य न्याय की जो भाषा है, उस भाषा ने, और केवल उतना ही नहीं, उन लोगों ने भी, वेदांतियों ने, जिनके लिए पूरा जगत मिथ्या है, उन्होंने भी सोचा कि ये मिथ्या बताने के लिए भी नव्य न्याय शब्दावली का प्रयोग करना जरूरी है, नहीं तो ये मिथ्यात्व जो है वो मिथ्यात्व तक परिभाषित नहीं किया जा सकेगा। तो ये जो धारा प्रारंभ हुई, वो धारा भारतीय दर्शन परंपरा में नैयायिकों ने, वैशेषिकों ने, वेदांतियों ने, अद्वैत वेदांतियों ने, उसके बाद विशिष्टाद्वैतियों ने, या अन्य नव्य जो मध्य वेदांती, उन लोगों ने, इन सारे लोगों ने उस प्रक्रिया को, क्योंकि ये सारा भाषा जो होती है, भाषा
व्यवहार में जब उपस्थित हो जाती है तो वह भाषा सभी अपना क्यों अपना लेते हैं? क्योंकि उसका उपयोग है। उसका उपयोग अगर नहीं दिखाई पड़ता आप सबको या अन्य सामान्य विद्यार्थियों को अनेक बार ये शायद लगा होता है, ये व्यर्थ का प्रयास किया दार्शनिकों ने कि नव्य न्याय शब्दावली का प्रयोग करते हुए इन सारे ग्रंथों को लिखना, और इतना सब कठिन बना के रख दिया। सरल ही रहने दिया होता। लेकिन सच में नव्य न्याय शब्दावली का प्रयोग करते हुए विषयों को सरल बनाने का प्रयास किया गया। विषय को कठिन बनाने का प्रयास नहीं किया गया, बल्कि विषयों को कितनी स्पष्टता के साथ, कितनी सरलता के साथ, कितनी असंदिग्धता के साथ स्पष्ट किया जाए इसका प्रयास किया। और यह कार्य तभी हो सकता था अगर नव्य न्याय भाषा का प्रयोग किया जाता, अन्यथा नहीं किया जाता। इसीलिए जो अलंकार शास्त्री विद्वान हैं, जो व्याकरण के श्रेष्ठ विद्वान हैं, या मीमांसा के या वेदांत के, इन सब आचार्यों ने अनायास इस भाषा को स्वीकार कर लिया हो, गतानुगतिक हो करके, भेड़िया धसान की तरह, ऐसा नहीं है। बल्कि उन सब लोगों को ये आवश्यक था, क्योंकि उन सब के लिए ये जरूरी था कि वह जो कह रहे हैं वह ठीक ठीक कहा जा सके। क्योंकि जब ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता है ना, वहां पर किसी की बात का खंडन करना बड़ा आसान होता है। जिसके लिए वो एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, धूलि प्रक्षेपण न्याय, कि कुछ इस तरह से कह दीजिए कि उसमें खंडन हो गया और तालियां बज गई, काम खत्म। जैसे कि वहां पर बड़ा अच्छा छल का प्रयोग करते हुए कहा गया है, संभवं तस्मिन् क्षेत्रे शालयः करके कहा है। किसी ने कहा कि इस खेत में शाल ही पैदा हो सकता है। दूसरा बोले पैदा हो सकता, हो जाए, बिना बोए पैदा हो जाए तो देखो में पैदा हो सकता है। अब सुनने वाला कहे तो खंडन हो गया। ये क्या खंडन हुआ भाई? भाष्यकार वहां पर स्पष्ट करते हैं कि ये खंडन नहीं हुआ, ये खंडनाभास था। इसीलिए दार्शनिकों ने एक और शब्द का प्रयोग किया है कई सारी जगहों पर, दूषणाभास। और जो बौद्ध परंपरा में साधनम दूषणम चैव साभाषम पर संविदे, इस तरह स्वसंविदे, इस तरह से कहा है कि साधन को समझना है, दूषण को समझना है आभास के साथ। साधनाभास को भी समझिए, दूषणाभास को भी समझिए। नहीं तो ऐसी जगह पर दूषणाभास का मतलब क्या हुआ? दोष दिखा तो दिया गया, दोष था नहीं, वो दूषणाभास। हेतु है नहीं, वो हेतु दिखाई पड़ गया, हेत्वाभास। तो इसी प्रकार से दार्शनिकों के बीच में, क्योंकि दार्शनिकों के जो सिद्धांत होते हैं वो बहुत सरल होते हैं, बहुत छोटे से उस पर फर्क पड़ता है, बहुत मामूली सा अंतर होता है, और उस मामूली अंतर के माध्यम से उनका जो सिद्धांत है वो बहुत विस्तार से बदल जाता है। तो इसलिए ये आवश्यक है कि यह जो अंतर आ रहा है उस अंतर को समझ के रखें, ध्यान में, और इसलिए भाषा को समझना जरूरी है। और इसलिए जो लोग भाषा को सीखने के लिए, जैसे मैंने बताया कि दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि जो सीधा लंबा वाला तरीका, सीधे सीधे आप घुस जाइए। जैसे कि हम तो सीधे सीधे ये कहते हैं कि नव्य न्याय की भाषा को सीखने के लिए एक वैसे ही तरीका है जैसे कि फुटबॉल खेलने के लिए आप मैदान में कूद जाइए तो फुटबॉल खेलना आ जाएगा। उसी प्रकार से नव्य न्याय के ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर दीजिए, उसका प्रयोग शुरू कर दीजिए, आपको भाषा आ जाएगी। लेकिन इस तरह के जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों से एक बड़ा अच्छा फायदा होता है। वो फायदा ये होता है कि अनेक बार हम नव्य न्याय की भाषा को समझ तो जाते हैं, लेकिन उसके बारे में उतने सावधान नहीं, और वह सावधानी तब आती है जब इस प्रकार की ग्रंथ। तो यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी इस तरह से होंगे जो नव्य न्याय में प्रविष्ट नहीं होंगे, नव्य न्याय की भाषा से परिचित नहीं होंगे। उन लोगों का नव्य न्याय भाषा से परिचय होगा, और कुछ एक ऐसे विद्यार्थी भी हो सकते हैं जिनको नव्य न्याय की भाषा से परिचय तो शायद हो, लेकिन वो शायद उस भाषा की उतनी गंभीरता को न समझ रहे हों, तो वे उस गंभीरता से परिचित हो सकेंगे।
इन 10 दिवसीय कार्यशाला में यह आप सबका लाभ होगा। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। वितंस सारंस वजो ही भागीता, इसका प्रत्यक्ष निदर्शन आपके इस व्याख्यान में देखने को मिला है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं दो भूत सर्गो देहेस्मिन् दैव आसुर एव च, दैवो विस्तरशः प्रोक्तो। तो यहाँ दैव सृष्टि और आसुरी सृष्टि, दैव सर्ग आसुर सर्ग, इसका क्यों निबंधन हुआ है? जब दैव सर्ग का निर्वचन हो गया है, दैवी संपद विमोक्षाय, वह मोक्ष का कारक है, फिर निबंधन के लिए आसुरी शक्ति का व्याख्यान क्यों? क्योंकि जब तक हम प्रतिबंधक तत्व को नहीं जानेंगे तब तक उससे बचाव भी संभव नहीं। इसलिए न्याय भाष्यकार जल्प और वितंडा के निरूपण के संदर्भ में कहते हैं तत्वाधिपसाय संरक्षणार्थम जल्प वितंडे। जब तक जल्प और वितंडा को नहीं जानेंगे हम बाह्य तत्व की सुरक्षा नहीं कर सकते। इसलिए इस नव्य न्याय भाषा प्रदीप में वर्णित जो हेत्वाभास है, निबंधाभास है और भी तमाम आभास हैं, वस्तुतः वो होते नहीं, हेतु है नहीं। हेतुवदाभासन्ति की हेत्वाभाषा, हेतु की तरह केवल प्रतीत होते हैं, वस्तुतः उसकी सत्ता नहीं होती है। फिर भी हम इसको धूलि प्रक्षेप करते हैं, न्याय की भाषा में धूलि प्रक्षेप करना। और धूलि प्रक्षेप हो जाए, हमारी आंखें बंद हो जाए, सामने वाला आक्रमण कर देता है। कबूतर को यही भ्रम होता है कि बिल्ली नहीं है, आंख बंद कर लेता है और बिल्ली एकदम सामने है। कबूतर की आंख बंद कर लेने से बिल्ली की अनुपस्थिति नहीं हो जाती। यही है हेत्वाभास, ये धूलि प्रक्षेप। तो इससे बचने का एक तरीका है न्याय शास्त्र का, उसकी भाषा में गहन प्रवेश हो, इसके लिए यह प्रारंभिक ग्रंथ है। और इसको हम ये कह सकते हैं मुट्ठी में इसको बंद करने का एक बहुत अच्छा अवसर है। इस कार्यशाला के उद्घाटन भाषण हेतु और इस समग्र कार्यशाला में अपनी उपस्थिति, अपने आशीर्वाद से हम सबको आप्लावित करने वाले इस विश्वविद्यालय की यशस्वी कुलगुरु आचार्य पाठक सर, उनसे मैं निवेदन करता हूँ उद्घाटन भाषण के साथ अध्यक्षीय भाषण देकर हमें अनुग्रहित करें। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नूतन जलधर रुचये गोपवधूटी दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः। संसार महीरुहस्य बीजाय नव्य न्याय विभाग पक्षतः अस्माकं विश्वविद्यालयस्य प्रवर्तितायां 10 दिवसीयायां कार्यशालायां नव्य न्याय भाषा प्रदीप इति ग्रन्थममुरीकृत्य प्रवृत्तायाम् अस्यां कार्यशालायाम् अथ च कार्यशालाया औद्घाटनिक सत्रे सारस्वतातिथित्वेन अस्मान् सम्प्राप्ताः न्यायशास्त्र विचक्षणाः अथ च दर्शन शास्त्र पारंगताः अस्मदनुजाः आचार्याः सच्चिदानंद मिश्र महाभागाः
दर्शन पीठस्य प्राक्तन प्रमुखाः, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिचराः, अथ च विश्वविद्यालयस्य शैक्षणिक प्रमुखाः, नैयायिकाः, दार्शनिकाः, आचार्याः, दीक्षित महाभागाः, वेदांत विभागस्य अथ च विशिष्टाद्वैत वेदांत विभागस्य अध्यक्षाः अनंत महाभागाः, दर्शन पीठाध्यक्षाः स्मेराननाः प्रसन्नवदनाः, सर्वान् प्रसन्नान् कुर्वन्तः सदैव आचार्याः परुहा महाभागाः, कार्यशालायाः एतस्याः संयोजकाः अथ च न्याय विभागस्य अध्यक्षाः महानंद झा महाभागाः, प्राक्तनाध्यक्षाः महापात्र महाभागाः, तत्रत्या आचार्याः रामचंद्र शर्मा महाभागाः, दर्शन सर्वदर्शन विभागस्य आचार्याः जवाहर महाभागाः, जैन दर्शन विभागस्य अध्यक्षाः अनेकांत कुमार जैन महाभागाः, मीमांसा विभागायाः अध्यक्षाः आचार्याः आराव मुदन महाभागाः, सांख्य योग विभागाध्यक्षाः तिवारी महाभागाः, एवमेव धर्मशास्त्र विभागस्य आचार्या मीनाक्षी महाभागा, अतिथि प्राध्यापकाः अस्माकं विभिन्नानां विभागानां अथ च नव्य न्याय शास्त्र प्रविविक्षवः प्रतिभागिनः। महानयं प्रमोदस्य अवसरः अस्माकं समेषामेव कृते यदद्य कार्यशालेयं प्रचलति तमाम्। मान्याः यत्किमपि शास्त्रं भवतु या कापि विद्या वा भवतु, तत्र या भाषा वर्तते तस्याः भाषायाः अवगमनं प्रवेशार्थं नितान्तम् आवश्यकत्वं भजते। विना भाषा ज्ञानं कुत्रापि प्रवेष्टुं नैव शक्यते इति निश्चप्रचं ब्रूमः। न्यायशास्त्रस्य कथैव कास्ति। एकतो न्यायशास्त्रस्य भाषा अत्यन्तं दुर्वेहेति कथ्यते, अपरतश्च तत्र किमपि शब्दजन्यं लालित्यं परिवर्तते। यतोहि यत्र कुत्रापि यस्मिन् कस्मिंश्चिदपि शास्त्रे यः परिष्कारः क्रियते सः परिष्कारः न्यायशास्त्रीयां भाषां संक्षिप्य अवतिष्ठते। अतः नव्य न्यायस्य या प्रणाली गंगेशोपाध्यायेन प्रवर्तिता, तस्याः प्रभावः न केवलं न्यायशास्त्र एवापितु सर्वेषु शास्त्रेषु दरीदृश्यते। व्याकरणमपि तथैव प्रभावितमासीत्। तत्रापि नव्य व्याकरणस्य धारा प्रावर्तत। अतः नव्य न्यायस्य तां भाषां सम्यक् अधिगन्तुम् अवबोद्धुं तत्रत्य वैलक्षण्यम् अवगन्तव्यमेव भवति। अतः नव्य न्याय भाषा प्रदीपः इति नामा कश्चन 14 प्रकरण विभक्तो ग्रन्थः पाठविषयत्वेन अस्माभिरङ्गीकृतः इति मोदस्य विषयः। सर्वे प्रतिभागिनः तत्रत्यानि वैशिष्ट्यानि अवगत्य तत्तथ्यं तथ्यं ज्ञातुं प्रभविष्यन्ति इति दृढो मे विश्वासः। अस्मिन् कार्यक्रमे महान्तो नैयायिकाः ये अस्मद्मित्राणि सन्ति ते समागताः। मन्ये तेन तत्रत्याः विशेषाः स्वकीये भाषणे अवश्यमेव निबद्धाः अभवन्। दौर्भाग्यवशात् अहम् अत्र नासम्, किन्तु अस्माकं कार्यक्रमस्य साफल्यं तत्रैव वर्तते, यतोहि वस्तुतः केचन अतिथयः अत्र आगत्य अस्मान् सर्वान् सभाजितान् कृतवन्तः। अतः अत्र अधिकस्य कस्यचन मम व्याख्यानस्य अत्र आवश्यकता नैव प्रतीयते। केवलं शुभकामनां प्रदाय
सर्वेभ्यः अत्र उपस्थितेभ्यः प्रतिभागिभ्यः स्वकीयां वाचम् उपसंहरामि इति शम्। धन्यवादाः आचार्येभ्यः। एक सूचना है और ये सूचना आवश्यक सूचना है। अभी थोड़ी देर में यह औद्घाटनिक सत्र समग्रता को प्राप्त करेगा। इसके अनंतर ठीक 2 बजे यहाँ भौतिक रूप में जो उपस्थित हैं ये और इस गूगल मीट के माध्यम से जो उपस्थित हैं इन सब की उपस्थिति अनिवार्य होगी। और अनिवार्यता इसलिए क्योंकि इससे हम सबका भाषा परिज्ञान भी होगा और साथ में एक जो उपस्थिति ली जाएगी ये इसी के माध्यम से ली जाएगी और यहाँ भौतिक रूप से उपस्थिति जो होगी वो हम रजिस्टर में हस्ताक्षर करवाएंगे। इसलिए इसमें कोई भी नचर के बिना आप समग्रता से और संपूर्णता के साथ में उपस्थित हों ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं। यह विभाग अपेक्षा रखेगा क्योंकि इसमें अध्यापन करने वाले बहुत परिनिष्ठित विद्वान होंगे। आप उनका लाभ लें और आपका सर्वविध लाभ हो, यही हमारी आकांक्षा है और यही इस संगोष्ठी का प्रयोजन भी है। अभी 2 बजे से आचार्य दीक्षित सर का व्याख्यान होगा और पंक्तिशः अध्यापन होगा। ये कुछ सूचनाएं हैं। आगे हम इस सत्र के विराम की तरफ अग्रसर होते हैं। एतावता विभागीय आचार्य प्रोफेसर रामचंद्र शर्मा जी से निवेदन है वह धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। सत्पक्ष प्रसरसतां परिमल प्रोद्बोधवद्धोत्सवो विम्लानो न विमर्दने मृतरस प्रस्यन्दमाप्लीकरो ईशश्च निवेशितः पदयुगे भृङ्गायमानं भ्रमत् चेतो मे रमयत्वविघ्नमनघो न्यायप्रसूनाञ्जलि चेतो मे रमयत्वविघ्नमनघो न्यायप्रसूनाञ्जलिः। परम सम्मान्याः प्रातस्मरणीयाः दिग्दिगन्त विश्वतीर्थः कृपाकरुणावात्सल्यमूर्तयः भारतीयां संस्कृतिं पारम्परिकीं संस्कृतिं ज्ञानविज्ञानं च सततं प्रसारयन्तः अद्यतनीयस्य अस्य उद्घाटनसत्रस्य अध्यक्षं अलङ्कृतवान् अस्माकं कुलवर्मः श्रीमन्तः पाठकमहोदयः। अत्र सभायां सारस्वती पदेन विराजमानः स्वनामधन्याः सर्वतन्त्र स्वतन्त्राः प्राच्य पाश्चात्य उभय दर्शन ज्ञान विज्ञान संपन्ना आचार्य श्रीमतः विश्वमहाभागाः अस्माकं विभागीयः सर्ववरिष्ठाः आचार्याः उत्तराखण्ड विश्वविद्यालयस्य कुलपतिचराः अस्माकं संकायस्य संकायाध्यक्षचराः अस्मान् सर्वान् भावयन्तः अत्र विराजन्ते श्रीमन्तः न्यायधुरन्धरः दीक्षित महापादाः अत्र विराजमानाः अस्माकं वर्तमान संकायाध्यक्षाः धर्मधुरन्धराः अस्तात्सल्यपूर्णतया श्रीमन्तः परोहामहाभागाः अत्र सभायां विराजमानाः मीमांसाधुरन्धराः धर्मधुरीणाः आचार्याः सरलतया श्रीमन्तः आरवमहाभागाः एवं अनन्तमूर्तयः विशिष्टाद्वैत अद्वैत विभागाध्यक्षं
अनुकुर्वाणा श्रीमन्तः वृन्दाचार्यः तेन महाभागाः जैनविभागस्य आचार्याः सिद्धान्तस्वरूपाः अनेकान्तमहाभागाः एवं सांख्य योग विभागस्य आचार्याः श्रीमन्तः चत्वारिमहाभागाः अस्माकं विभागात् आदीयाः वरिष्ठाः आचार्याः विभागाध्यक्षमनुकुर्वाणा श्रीमन्तस्य सर्वस्यापि कार्यक्रमस्य संयोजकाः आचार्याः श्रीमन्तः आचार्याः महानन्द झा महाभागाः विभागाध्यक्षराः धर्मधुरीणाः एवं न्यायग्रन्थराः आचार्याः वरिष्ठाः आचार्याः श्रीमन्तः विष्णुपद महाभागाः अत्र समक्षं विराजमानाः सर्वदर्शन विभागीय आचार्याः श्रीमन्तः जवाहरलाल महाभागाः एवं अत्र सभायां विराजमानाः सर्वेपि आचार्याः अन्तेवासिनः ये केचित् अत्र वस्तुतः तेषां विधेयत्वमस्य कार्यशालायां विधेयत्वम् येषामस्ति ते सर्वेपि अत्र विराजमानाः अनुसन्धातारः अत्र आभासपटले सम्बद्धाः ये केपि आचार्याः एवं सभ्याः सामाजिकाः ये न्यायशास्त्रे इच्छन्ति ते सर्वेपि अत्र सम्बद्धाः ते सर्वेपि अस्माभिः अभिनन्द्यन्ते प्रणम्यन्ते इदानीम् आचार्य यथा अहं तत्र अनुयुक्तः अस्मि यत् धन्यवादज्ञापनं क्रियताम् तर्हि धन्यवादज्ञापनात् पूर्वम् अहम् अस्माकं कुलपतिवर्याणाम् अभिनन्दनं कर्तुम् इच्छामि यैः अस्मिन् सत्रे बहव्यः कार्यशालाः प्रचालिताः वेदविभागीयां कार्यशालायाम् अहम् आसम् एवं सर्वदर्शनविभागीयां कार्यशालायाम् अहम् आसम् जैनविभागीय कार्यशालायाम् अहम् आसम् आं कार्यशालाभिः संस्कृतेः समग्र देशे विदेशेषु प्रशासनं कुर्वन्तः अस्माकम् आचार्याः अत्र विराजमानाः सन्ति अतः तेषाम् अधिकं किञ्चित् आविष्यते किञ्चित् त्रिशब्दे स्वकीयस्य विषयस्य किञ्चित् उत्थापनम् अहं कर्तुम् इच्छामि रघुनाथशिरोमणिना उक्तमस्ति न्यायमतीते सर्वस्तनुते कुतुकां निबद्धमत्यत्र अस्य तु किमपि रहस्यं केचित् ईशिते केचित् विज्ञातुम् ईशिते न्याय सभी पढ़ते और कौतुक से यहाँ निबंध का संरचना भी करते हैं लेकिन इसका रहस्य कुछ ही सुधी लोग जान सकते। जब मैंने ये श्लोक पढ़ा तो मैंने कहा यह अवच्छेद की अतिरिक्त कुछ है ही नहीं और ये व्यक्ति करोड़ों नर में नहीं आए जिन्होंने गंगेशोपाध्याय की तत्व चिंतामणि पर अत्यंत प्रभाव और पूर्ण टीका लिखी है ऐसे रघुनाथ शिरोमणि वो कहते हैं अस्य किमपि रहस्यं केचित् निश्चिते विज्ञातुम् मीशिते कुछ विद्वान कुछ सुधी लोग ही इसके रहस्य को जानते हैं। अब गुरु परंपरा से अध्ययन करते जब इसमें अंतः प्रवेश हुआ तब समझ में आया कि ये अंतः कोई रहस्य था। जैसे कि हमारे अभी सारस्वती ने बहुत से स्थानों पर इस तत्व को विज्ञापित करा है। मूर्त अमूर्त उभय रूप में विद्यमान जो प्रमेय पदार्थ है इनमें मूर्त पदार्थों का ज्ञान तो हम प्राचीन भाषा सरल भाषा के द्वारा कर सकते हैं लेकिन जो अमूर्त पदार्थ है जो व्यापक है आकाश काल देह आत्मा निरवय व्यापक सर्वत्र विद्यमान ये एकत्व विद्यमान है इनको पृथक हम कैसे जानेंगे। इसीलिए आकाश से अतिरिक्त आने वाले विषयों को बहुत सारे लोग स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसमें अंतर प्रवेश नहीं कर सकते। अंतर प्रवेश के लिए ये सूक्ष्म प्रेक्षितया भेजन अत्यंत आवश्यक है। अतः यह केवल अवच्छेद का अवच्छिन्न मात्र नहीं ये वो पीयूष रस है जिसके माध्यम से उन अंतर्बुद्धि रहस्यों तक आपकी चेतना पहुंचे। तत्व ज्ञान निश्चय साधे तत्व ज्ञान होगा कैसे? मनुष्य ज्ञान तो सबको होता है। अपरोक्ष ज्ञान के लिए तत्व ज्ञान के लिए ये नब्बे न्याय शैली की भाषा उस अर्थ तक हम पहुंचाते हैं जहां बाल की खाल निकाल करके उसके अंतस्तत्व को पहुंच जाते हैं। अतः आचार्यों के द्वारा यह दिव्य अवसर केवल नहीं पूर्णता विद्यमान आप लोगों के लिए ही नहीं अपने जो समग्र राष्ट्र और विश्व के लिए यह अवसर को स्थापित किया गया है। अतः हमारे पुण्य का परिपाक है इसके लिए हम प्रवर्तक आचार्य को बारंबार अभिनंदन और प्रणाम करते हैं। अभी उन्होंने अपना भाषण दिया वो आचार्य हमारे अत्यंत सुहृद है हमारे वंश विद्या जन्मना से अतः वंश भ्राता है और राज्य पाश्चात्य उभय दर्शन में निष्णात है। वही सौभाग्य से हमारे अग्रिम अध्यापन के लिए आए
हमारे स्वयं के अग्रजाचार्य जिन्होंने बाल्यकाल से ही हमें प्रभावित किया, जब अध्ययन करते थे तो आचार्य हमारे श्रेष्ठ थे और अग्रज होकर के अध्ययन अध्यापन करते थे हम गुरुकुलों में, संपूर्ण विश्वविद्यालय में। तो बड़े आह्लाद के साथ हम लोगों का सबका जो है पोषण करते हुए संरक्षण के रूप में हमारे दीक्षित पात्र विद्यमान रहते। और यहाँ जब मैं इस संस्था में आया तो इस संस्था में भी बड़ी सरलता से कर्मनिष्ठ होकर के विद्यार्थियों से लेकर के अध्यापकों तक बिल्कुल निष्ठा के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाले हमारे आचार्य, आज भी अध्यापन में सदैव संलग्न रहने वाले आचार्य, उनको मैं प्रणाम करते हुए उनका और हमारे परमभागी तो शरण गए उनकी सर्व छाया में। और ये संखार वर्धित हो रहा है, प्रवर्तित हो रहा है, अनुभाव रहा, इसलिए ऐसे आचार्य के प्रणाम करता हूँ। हमारे विभागीय आचार्य ये सतत अध्यापन में संलग्न, विष्णु महाचार्य सतत अध्यापन में संलग्न, हम लोगों का जैसे जैसा नहीं है, हमें अन्यत्र कहीं लगता ही नहीं कि कुछ करें। तो इस तरीके से विद्या व्यसनी आचार्यों का प्रणाम करता हुआ यहाँ आचार्य जो विद्यमान है उन सारे आचार्यों को प्रणाम करता हुआ इस सभा में विद्यमान सारे और पटल पर विद्यमान जितने भी आचार्य सब हैं, सबको एक संकीर्ण प्रणाम और अभिनंदन करता हुआ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने समय से ही आरंभ और इसकी संपूर्ति ये दोनों ही यथा समय, तो ये हम लोगों का परम सौभाग्य है, क्योंकि हम हर एक सत्र यथा समय आरंभ करेंगे। ये हमारी मनोभावना है कि हम आरंभ यथा समय करें। अध्यक्ष की अनुमति से इस सत्र की संपूर्ति की घोषणा हो। इसके पूर्व शांति पाठ और बाहर में कुछ आहार की व्यवस्था है, वो आप सभी स्वीकार करते हुए और ऑनलाइन माध्यम से जो जुड़े हैं वो भी अपने सामने उपस्थित जो आहार हो वो आप स्वीकार करके पुनः 2 बजे उपस्थित हो जाएंगे। ये हमारी कामना रहेगी शांति पाठ के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से इस उद्घाटन सत्र की संपूर्ति की घोषणा की जाएगी। बहुत अच्छा हो गया, कुछ वैसे ही